हेलो एवरीवन, मेरा नाम वीरेंद्र दयाल है। मैं कस्टम ब्रोकर हूं और लॉजिस्टिक स्किल काउंसिल सर्टिफाइड ट्रेनर इन कस्टम एक्ट अप्लाइड रूल्स एंड रेगुलेशन। आज का विषय थोड़ा अलग टाइप का है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शो कॉज नोटिस एंड अ डिमांड नोटिस। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. सेक्शन 28 में कई बार शो कॉज नोटिस आती है, खास करके सेक्शन 28 में, और दूसरी नोटिस आती है सेक्शन 124 में, स्पेशली व्हेन द गुड्स आर सीज्ड। जब गुड्स कस्टम अपने ताबे में लेती है सेक्शन 110 के तहत, तभी उनको शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 124 कंपल्सरी देनी पड़ती है 6 महीने के अंदर या एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। और जैसा आप जानते होंगे, सेक्शन 28 में दो प्रकार की शो कॉज नोटिस आती है, सेक्शन 28 सबसेक्शन 1 में और सेक्शन 28 सबसेक्शन 4 में। तो ये दो प्रकार की नोटिस हैं। एक तीसरा प्रकार भी है शो कॉज नोटिस का, जिसको हम नाम दे सकते हैं ऑफेंस रिपोर्ट। जो मेनी टाइम्स गुड सीज होते हैं या कोई CHA खास करके कस्टम ब्रोकर को भी नोटिस आती है कि ये आपके सामने ऑफेंस दर्ज किया गया है और प्राइमा फेसी रिपोर्ट हमारा आपके खिलाफ ये है, आपका क्या रवैया है, आपको क्या उसमें जवाब देना है, आप दे सकते हैं। ये सब टाइम बाउंड है और वो टाइम के अंदर आपको नोटिस के जो मुद्दत दी गई है आपको रिप्लाई देना है। रिप्लाई के बाद आप पर्सनल हियरिंग में भी जा सकते हैं। और इसी तरह प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस तो बोलते हैं सेक्शन 28 में या सेक्शन 124 में कि भाई आप कौन से हिसाब से आपने शो कॉज नोटिस इशू किया, क्यों पेनल्टी आप लेना चाहते हैं, आपको गुड्स को क्यों कॉन्फिस्केट करना है या आपको शॉर्ट लेवी क्यों लेना है, वो सब जो मुद्दे हैं सही तरीके से लिखने हैं शो कॉज नोटिस में। और इंपोर्टर एक्सपोर्टर को आपको एक चांस देना है कि वो उसका ठीक से जवाब दे, और आपको पर्सनल हियरिंग देने का भी यहाँ पे एक कंपल्शन दिया गया है ये नोटिस में, सेक्शन 28 में, सेक्शन 124 में और ऑफेंस रिपोर्ट में भी ये सब फैसिलिटीज कस्टम एक्ट में दी गई है। तो शो कॉज नोटिस के दो स्टेजेस आते हैं। एक तो आपको नोटिस मिली, आपको टाइम दिया गया रिप्लाई देने के लिए, फिर आपने पर्सनल हियरिंग मांगी, उसका भी आपको टाइम दिया जाएगा, और उसके बाद ऑर्डर पास होता है। ये थे शो कॉज नोटिस के कुछ मुद्दे। इसके अलावा डिमांड नोटिस इश्यू होती है। डिमांड नोटिस का मीनिंग शो कॉज नोटिस से कंप्लीटली अलग है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। डिमांड नोटिस में गवर्नमेंट का ये रवैया है कि आपको एरिनियस ड्रॉबैक दिया गया है, ज्यादा ड्रॉबैक दिया गया है, या ड्रॉबैक आपने जो गवर्नमेंट ने आपको सैंक्शन किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो आपको नहीं मिलना चाहिए था क्योंकि आपने फॉरेन करेंसी टाइम में आपने नहीं कमाई है, फॉरेन एक्सचेंज आपने समय से नहीं कमाया है, या रिफंड आपको गलती से ज्यादा दिया गया है, एरिनियस रिफंड, एरिनियस ड्रॉबैक दिया गया है, वगैरह वगैरह। तो ये अमाउंट जो है डिमांड नोटिस के, वो टाइम बाउंड है। आमतौर पे 2 महीने के अंदर नोटिस को 30 डेज के अंदर आपको मिलती है, और ये 30 डेज के अंदर आपको जवाब देना है कि वाई द अमाउंट शुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम यू। ये रिकवरी हम क्यों नहीं करें आपसे, तो रिकवरी वर्ड आ गई इसमें। और नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आप कुछ जवाब नहीं देंगे तो 60 डेज के बाद ऑटोमेटिकली डिमांड नोटिस जो है अमाउंट ड्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 142 के तहत आपके सब असेट्स इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट्स सीज करके, अटैच करके अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, बिकॉज दिस अमाउंट इज ड्यू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो जब डिमांड नोटिस आती है, आपको और भी निगरानी रखनी पड़ती है कि डिमांड नोटिस क्यों आई, क्योंकि डिमांड नोटिस इज सीरियस मैटर। शो कॉज नोटिस इज ऑल्सो सीरियस मैटर, बट उसमें आपको टाइम मिलता है। डिमांड नोटिस में विद इन 60 डेज जो आपने पैसा नहीं भरा तो आपके असेट्स अटैच हो सकते हैं। तो डिमांड नोटिस खास करके एरिनियस ड्रॉबैक, एरिनियस रिफंड और सेक्शन 28 AAA के तहत, कभी आदमी के पास कोई भी फ्रॉडुलेंट लाइसेंस होता है हाथ में और वो यूज किया कस्टम्स में गुड्स निकालने के लिए, तो आपको डिमांड नोटिस मिल सकती है। सो डिमांड नोटिस इज इमीडिएट रिलीज ऑफ द फंड्स टू द गवर्नमेंट, दैट आल्सो विद इन 2 months। सो यू हैव टू बी मोर केयरफुल, खास करके जब डिमांड नोटिस इश्यू होती है। तो ये शॉर्ट वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि शो कॉज नोटिस और डिमांड नोटिस का क्या रवैया है गवर्नमेंट का, कौन कितना सीरियस है, उसका मैंने आपको एक समरी के तौर पे आज मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.